नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैक्स वेबर के अनुसार जो सामाजिक क्रिया के प्रकार हैं उनके बारे में। वेबर ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक सामाजिक क्रिया का एक विशेष लक्ष्य होता है और व्यक्ति विभिन्न साधनों के द्वारा अपने इन लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करता है। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य और साधन को प्रभावित करने वाले आधार एक दूसरे से भिन्न होने के कारण ही विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं में भी एक स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने लक्ष्यों के अनुसार इन लक्ष्यों के अनुसार क्रिया करते हैं। वेबर के अनुसार व्यक्ति के लक्ष्य तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले साधनों के आधार पर 4 मुख्य आधार हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के जो मैक्स वेबर ने बताए हैं उसमें सबसे पहला होता है व्यक्ति का विवेक, दूसरा है सामाजिक मूल्य, तीसरा है व्यक्ति के संवेग और चौथा है प्रथाएं। इस दृष्टिकोण से सभी सामाजिक क्रियाओं को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। विवेक के आधार पर तार्किक क्रिया, सामाजिक मूल्यों के आधार पर मूल्य आधारित क्रिया, संवेगों के आधार पर भावनात्मक क्रिया और प्रथाओं के आधार पर परंपरात्मक क्रिया। इस प्रकार वेबर ने 4 मुख्य स्वरूप क्रियाओं के बताए हैं जो कि व्यक्ति के लक्ष्य के ऊपर निर्भर करती हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले साधनों पर निर्भर करती है। उन व्यक्तियों के लक्ष्य क्या हैं और व्यक्ति किन साधनों द्वारा इन क्रियाओं को प्राप्त करते हैं। अब हम एक एक करके इन चारों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो मैक्स वेबर ने बताई है वह है तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया की श्रेणी में उन सभी सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध तर्कपूर्ण साधनों के द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से होता है। अब्राहम तथा मॉर्गन ने लिखा है कि वेबर के अनुसार तार्किक क्रियाएं वे हैं जिनके लिए कर्ता द्वारा न केवल एक लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता के आधार पर ही उसके साधनों का भी चुनाव किया जाता है। जैसे उदाहरण मान लीजिए किसी इंजीनियर द्वारा पुल का निर्माण करना, इसमें उस इंजीनियर को अपने लक्ष्य का निर्धारण करना होगा और उस निर्धारण के आधार पर विभिन्न साधनों का चुनाव करना पड़ेगा। इसी प्रकार से धन कमाने के लिए जो प्रयत्नशील व्यापारी हैं उसकी क्रिया या युद्ध में सफलता प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए सैनिकों की क्रिया, ये सब तार्किक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। कर्ता अपने लक्ष्य को स्पष्टतः ध्यान में रखता है और उसे प्राप्त करने हेतु साधनों का चुनाव करता है, इसीलिए इसे लक्ष्य आधारित क्रिया भी कहते हैं। आगे वेबर ने बताया है कि यदि कर्ता अपने लक्ष्य और साधनों के बीच संतुलन रखे बिना कोई भी क्रिया करता है तो उसे हम तार्किक क्रिया नहीं कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य आर्थिक जीवन में सफल होना है और अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए वह व्यक्ति एक साधन के रूप में लॉटरी का टिकट खरीदने लगे तो इसे तार्किक नहीं कहा जाएगा। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति आर्थिक जीवन में सफल होने के लिए एक विशेष उद्योग की लागत, कच्चे माल की आपूर्ति, आवश्यक पूंजी, उद्योग में बनने वाली वस्तु की खपत तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभ की तर्कपूर्ण ढंग से
गणना करके अपना काम करता है तो ऐसी क्रिया को हम तार्किक क्रिया कहेंगे। इसी तरह योजनाबद्ध रूप से परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए किसी विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली क्रिया भी तार्किक क्रिया कहलाएगी। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने तार्किक क्रिया को समझाया है। दूसरा जो उन्होंने स्वरूप बताया है वह है मूल्यों पर आधारित क्रिया। वेबर के अनुसार इस श्रेणी में वे सामाजिक क्रियाएं आती हैं जिनमें तर्क की अपेक्षा कुछ विशेष मूल्यों का महत्व होता है। वेबर के शब्दों में इसे स्पष्ट करते हुए अब्राहम तथा मॉर्गन ने लिखा है, इस प्रकार की क्रिया में कर्ता किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का तर्कपूर्ण ढंग से उपयोग करने के बाद भी वह जिन लक्ष्यों का चुनाव करता है वे कुछ विशेष मूल्यों से निर्धारित होते हैं। इसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना, क्योंकि कप्तान जानता है कि जहाज छोड़ना सम्मानजनक कार्य नहीं है। इसी मूल्य से प्रभावित होकर कप्तान यह क्रिया करता है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी क्रियाएं वैयक्तिक स्वार्थ से संबंधित न होकर कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों को प्राप्त करने से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक अनुष्ठानों में सहभाग करना, नैतिक आदर्शों का पालन करना, असहाय व्यक्तियों की सहायता करना आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका संबंध कुछ विशेष सांस्कृतिक अथवा पारलौकिक मूल्यों से होता है। ऐसी क्रियाओं में भी तर्क का समावेश अवश्य होता है, लेकिन तर्क की अपेक्षा मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसी कारण वेबर ने इन क्रियाओं को मूल्यों के संबंध में की जाने वाली तर्कपूर्ण क्रियाएं कहा है। विभिन्न अवधियों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। यही कारण है कि विभिन्न अवधियों में मूल्यों पर आधारित क्रिया की प्रकृति में भी हमें अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि समय के अनुसार ये सारे क्रियाएं परिवर्तित होती रहती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शों पर आधारित होती हैं उनके पीछे तर्क भी पाया जाता है, मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के पीछे कर्ता का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना होता है। प्रचलित सामाजिक मूल्यों में उसकी दृढ़ आस्था के कारण वह इन क्रियाओं को करता है। इस प्रकार से वेबर का जो दूसरा प्रकार है वह मूल्यों पर आधारित सामाजिक क्रियाएं हैं। तीसरा वेबर ने बताया है भावनात्मक क्रियाएं। ये वे क्रियाएं हैं जिनका संबंध एक विशेष परिस्थिति से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के संवेगों अथवा भावनाओं की दशाओं से होता है। ऐसी क्रियाओं की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए वेबर ने लिखा है कि भावनात्मक क्रियाओं की विशेषता यह है कि इनमें भावना तथा आवेग की मनोवृत्तियाँ अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे मान लीजिए भय, क्रोध, प्रेम, सहानुभूति तथा त्याग आदि इसी प्रकार की भावनाएं हैं। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो एक अच्छा तैराक न होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोस के किसी बच्चे को गहरे पानी में डूबते हुए देखकर उसे बचाने के लिए स्वयं भी पानी में कूद पड़े तो उसकी इस क्रिया को हम भावनात्मक क्रिया कहेंगे। इसी तरह खिलाड़ियों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाकर भी जीतने का प्रयत्न करना या युद्ध के अवसर पर सैनिकों द्वारा खतरे को समझते हुए भी अपने जीवन का बलिदान दे देना भावनात्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। ऐसी क्रियाएं एक विशेष परिस्थिति से उत्पन्न होने वाले संवेगों पर आधारित होती हैं।
वैयक्तिक दृष्टिकोण से इन क्रियाओं को भी कुछ सीमा तक तार्किक माना जा सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से इन क्रियाओं से संबंधित लक्ष्य और उसके साधन भावनात्मक मनोवृत्ति से प्रभावित होते हैं। वेबर ने इन क्रियाओं को अवशिष्ट क्रियाएं कहा है, और इसीलिए क्योंकि ये क्रियाएं भावनाओं पर आधारित होती हैं। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेग और भावात्मक दशाओं से होता है, और ये क्रिया लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित होती हैं, क्योंकि कर्ता की जो विशेष परिस्थितियां होती हैं वे संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा सकती हैं। चौथा जो स्वरूप वेबर ने बताया है वह है परंपरात्मक क्रिया। यह क्रियाएं वे हैं जो कर्ता द्वारा कुछ विशेष प्रथाओं, परंपराओं तथा लोकाचारों के अनुसार की जाती है। वेबर ने लिखा है, जिन क्रियाओं को करने में लक्ष्यों और साधनों का निर्धारण प्रथाओं, लोकाचारों, उत्सवों अथवा परंपरागत व्यवहारों के आधार पर होता है, उन्हें परंपरात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर हम देखें तो अपनी ही जाति में विवाह करना या मृत्यु भोज या फिर श्राद्ध और तर्पण, इन सब को हम परंपरात्मक क्रियाओं के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को करते समय कर्ता न तो किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखता है और न ही उनसे संबंधित साधनों का वह स्वयं चुनाव करता है। ऐसी क्रियाएं केवल इसलिए अर्थपूर्ण होती हैं क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति समूह में अपनी अनुरूपता बनाए रखता है। परंपरात्मक क्रियाएं एक विशेष समाज के उन सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित होती हैं जिनका क्रिया करने वाले को अधिक ज्ञान नहीं होता। बहुत से समाजों में इस तरह की क्रियाएं होती रहती हैं और यह विश्वास ऐसी क्रियाओं की मुख्य प्रेरणा होता है, क्योंकि उस व्यक्ति का विश्वास है या कर्ता का विश्वास है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहार और विश्वासों से होता है, परंपरात्मक क्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि व्यक्ति किसी भी प्रथा, परंपरा या विश्वास से वशीभूत होकर वही व्यवहार या क्रिया करता है जैसा कि उसके पूर्वज करते आए हैं। तो ये जो परंपरागत क्रियाएं होती हैं ये वे हैं जिन्हें लोग आदतों या स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के कारण संपन्न करते हैं। इस प्रकार मैक्स वेबर ने 4 प्रकार बताए हैं सामाजिक क्रियाओं का। इन चारों प्रकारों का उल्लेख करने के साथ ही वेबर ने यह भी स्पष्ट किया कि आधुनिक युग में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन में की जाने वाली अधिकांश क्रियाएं कुछ विशेष लक्ष्यों और उनके साधनों को ध्यान में रखकर की जाती हैं। इस दृष्टिकोण से तर्कपूर्ण क्रियाएं आधुनिक युग की मुख्य विशेषता है। इसके विपरीत परंपरावादी समाजों में भावनात्मक तथा परंपरात्मक क्रियाओं का अधिक महत्व होता है। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई सामाजिक क्रिया चाहे पूर्णतया तार्किक हो अथवा उसका संबंध कुछ विशेष मूल्यों, भावनाओं अथवा परंपराओं से हो, प्रत्येक सामाजिक क्रिया इस दृष्टिकोण से अर्थपूर्ण होती है कि उसमें दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोणों का कुछ न कुछ समावेश अवश्य होता है। यही क्रियाएं समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु होती है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर मानव व्यवहारों की विभिन्नता को समझा जा सकता है। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने यह बताया कि सामाजिक क्रियाओं पर समाज का रेस्पॉन्स आना अनिवार्य होता है, तभी दूसरे व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण है वह हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हम समाज में रहकर उन सारे कार्यों को पूरा कर रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।